नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात के मेहसाणा से हटा कर्फ्यू, बंद का मिला जुला असर, कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक। सूरत में पटेल आंदोलनकारी ने की खुदकुशी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर केंद्र से मांगी सफाई, पूछा 9 विधायकों का योग्य ठहराने पर चिंता क्यों। सदन में शक्ति परीक्षण को बताया एकमात्र विकल्प। विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत का आदेश। ईडी के खिलाफ किंगफिशर की याचिका खारिज। मॉस्को में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक। सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खतरनाक। चीन के वीटो पर पुनर्विचार की मांग। पांच 5.3 की तीव्रता वाले भूकंप से फिर हिला जापान। इक्वाडोर में 272 लोगों की मौत। बिजली और संचार सेवाएं ठप। 7 दिन में 8 बार हिली धरती। और आइए देखते हैं पहली खबर। जापान में आज भूकंप के फिर से तेज झटके महसूस किए गए। जापान में पिछले एक हफ्ते में यह तीसरा तेज भूकंप है। शनिवार को 7.3 तीव्रता के भूकंप ने जापान में 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। उधर शनिवार रात इक्वाडोर में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या 272 तक पहुंच गई। ये पहली बार है कि जिस 7 दिन में दुनिया के कई देशों में 8 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार को आए भीषण भूकंप से जापान अभी उबर भी नहीं पाया था कि सोमवार को दक्षिण जापान एक बार फिर दहल उठा। 5.3 तीव्रता के भूकंप के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले रिंग ऑफ फायर में आने वाले जापान में भी गुरुवार और शनिवार को भूकंप के कई झटके आए थे। जापान के दक्षिणी इलाके कुमामोटो में शनिवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 1000 लोग घायल हो गए थे। आने वाले दिनों में और भूकंप आने की आशंका के चलते लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। そうですね、もう想像はつきませんね。復旧がもう家なんかももうめちゃめちゃになってるし、これからどうするのかなって。でこれだけの人数ですから。जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि लापता लोगों की तलाश जारी है और पीड़ितों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। 連絡が入ったとの報告を受けました。大変ありがたい申し出であり、速やかに具体的な輸送ニーズをですね、調整をし、整い次第直ちに実施したいと。 उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में शनिवार को 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। मांटा, पोर्तो विजो और ग्वाक्विल में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। राजधानी क्विटो में भी काफी नुकसान हुआ है। अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। भूकंप के बाद बिजली और संचार सेवाएं ठप हैं। Caía tumbada en el piso y ahí yo qué tuve que hacer, ponerme a llorar nada más porque de verme que me quedaba en la calle, me quedaba sin nada. पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। भूकंप का केंद्र म्यूजेन शहर से 27 किलोमीटर दूर जमीन में 19 किलोमीटर नीचे था। Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etcétera. Todo eso estamos atendiendo. पिछले एक हफ्ते में म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान और अब इक्वाडोर में भूकंप के तेज झटकों के चलते भारी तबाही मची है। ये देश प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर इलाके में आते हैं। ये रिंग ऑफ फायर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का और उत्तर और दक्षिण अमेरिका तक है। 40,000 किलोमीटर में फैले इस इलाके में दुनिया के 90% भूकंप आते हैं और 75% सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी इलाके में स्थित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लगातार आ रहे भूकंप पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट कृष्ण मित्रु जी। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में दुनिया ने देखा और बड़े भूकंप मैं कहूँ कि जिनकी तीव्रता 5 से ऊपर है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये
एक जो फासला था मैं कहूँ कि भूकंप के आने का वो लगातार कम होता जा रहा है, या संख्या पहले की जितनी है लेकिन इंटेंसिटी पहले से कहीं ज़्यादा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी या सबसे अहम बात यह है कि आज की दुनिया में अवेयरनेस ज़्यादा है। भूचाल पहले भी आते थे, शायद इतने नहीं आते होंगे, लेकिन पहले आबादी कम थी, कम एरिया में पॉपुलेशन थी। उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये जो भूचाल आते थे वो नोटिस नहीं होते थे और नज़रअंदाज हो जाते थे। लेकिन अब कुछ ज़्यादा नोटिस होते हैं क्योंकि ज़मीन के हर कोने में, हर चप्पे चप्पे में ऑब्जर्वेशन है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि भूचाल का कारण क्या होता है? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो धरती के ऊपरली सतह की जो प्लेट्स हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वो बेसिकली 7 प्लेटों में धरती सारी बटी हुई है। इनकी जब मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट बहुत स्वाभाविक है। अब देखिए, अगर आप शुरू से देखें तो यूरेशियन प्लेट जो है वो ऊपर 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 मूव करती गई, उस तरह उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है सदियों से, जब से धरती बनी है तब से चलती आ रही है, और ये इस किस्म के भूचाल, ज़लज़ले या धरती का कंपन जो है आते रहेंगे शुरू से आते थे, लेकिन आज भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा कहना काफ़ी हद तक ठीक है कि ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं। ज़्यादा नोटिस। और जो रिंग ऑफ फायर की मैं बात करूँ अगर मैं एक आम आदमी के लिहाज से, ये वो क्या रीज़न है जहाँ पर दुनिया के करीब 80 से 90% भूकंप इसी इलाके में दिख रहे हैं? और इस पूरे रिंग ऑफ फायर में अगर मैं हिंदुस्तान या भारत की बात करूं, ये कितना ज़्यादा मैं कहूं कि किस लेवल पर है और कहां पर खड़ा हुआ दिखता है? देखिए, जो रिंग ऑफ फायर है, इसका पूरा नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन जो है वो पूरा, जो साउथ अमेरिका से लेके घूम के इंडोनेशिया वगैरह तक आता है, ये इतना बड़ा इलाका है। ये एक टेक्टोनिक प्लेट है जो कि इस वक्त हिल रही है, और जो इसके जो एजेस हैं, ऊपरी एजेस जो हैं, उनमें मूवमेंट ज़्यादा नोटिस हो रही है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी प्लेट से जब ये पैसिफिक प्लेट टकराती है तो भूकंप का कंपन जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। और जहाँ तक के भारत के ऊपर इसका असर की बात है, मेरे पास एक छोटी सी तस्वीर है, शायद अगर हम दिखा सकें तो, अगर क्लोजअप आ सके तो ये देखिए, ये है भारत यहाँ पे। इस तरफ से जब मूवमेंट्स आती हैं, ये सारी जो लाल डॉट्स हैं ये सारे भूकंप के इलाके हैं, सेंटर्स माने जाते हैं, और ये सेंसिटिव एरियाज हैं। भारत जो है सेंट्रल इंडिया को छोड़ के जो पेरिफेरल इंडिया है, अंडमान से लेके ऊपर सिक्किम, भूटान या जो हिमालय पर्वत का जो एरिया है, फिर बाईं तरफ आते हुए नीचे गुजरात की तरफ, ये सारा एरिया इसमें घिरा हुआ है। और यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो हमें फील होती हैं। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। लेकिन इस जिस तरीके से संख्या बढ़ी है, क्या हम ये कहें कि आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है वो उस तरीके से तैयार है? ये आधुनिक तरीके से, जिस तरीके से मैं कहूँ भूकंप के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, न सिर्फ दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में? पहले तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, दुनिया के बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। मेरे लिहाज से मैंने ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में, और काफ़ी रिसर्च भी करी है। हमारे हिंदुस्तान में आपदा प्रबंधन जो है ये बहुत लाइटली लिया जा रहा है आज की तारीख में। मैंने बहुत विभागों से, डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से। आप लेकिन लाइटली किस सेंस में आप कहना चाहेंगे? मतलब क्या सरकारें गंभीर नहीं हैं उसके जी दिशा में जी काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल आपने यू हैव पिन पॉइंटेड। सरकारें या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपदा प्रबंधन की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, वो मेरे को सीरियस नहीं लगती। मैं एक छोटा सा आपको साधारण सा एग्जांपल दूंगा। अभी हाल ही में
जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में। ये आपको बात बिल्कुल बेतुकी सी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि जो एजिटेशंस होती हैं, सिविल अनरेस्ट जो होता है, इट इज़ अ मैन मेड डिजास्टर। मैंने हरियाणा सरकार से आरटीआई डाल के पूछा कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने इसको रोकने के लिए या इसका इफेक्ट कम करने के लिए क्या किया। आपदा प्रबंधन विभाग ने मेरी आरटीआई डीजी पुलिस को फॉरवर्ड कर दी। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन 3-4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने 1000 करोड़ रुपया मांगा है एनडीएमए से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। क्यों? अगर हरियाणा का आपदा प्रबंधन विभाग इसमें भाग नहीं लेता है और उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको मालूम भी नहीं है क्या करना है, वेदर इट इज देयर परव्यू और नो, और उन्होंने कहा है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, तो हरियाणा सरकार 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से या एनडीएमए से क्यों मांग रही है? ये बहुत अहम है कि जिस तरीके से देश और दुनिया में इस तरह के खतरे बढ़े हैं, उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा, बहुत अहम है कि कितनी सरकार या फिर जो हमारी एजेंसियां वो सेंसिटिव हैं, और इसीलिए बार बार ये पिन पॉइंट किया जाता है कि इस दिशा में तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मित्र जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात गुजरात की, जहां के मेहसाणा से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कई जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं। पटेल समुदाय की ओर से बुलाए गए बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। वहीं सूरत में पटेल आंदोलनकारी ने खुदकुशी भी कर ली। सोमवार को गुजरात में पाटीदार आंदोलनकारियों की ओर से बुलाए गए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखीं, तो कहीं लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ से रास्ते में उतार दिए, अभी आगे जाएगा किधर? ड्राइवर तो उतर गए, बोला हम आगे नहीं सकता है। पब्लिक का सुविधा भी देखना मांगता है ना, फिर अभी हम पहुँचेगा कितना बजे और आज ही रिटर्न जाने का है। ये गीता मंदिर यहाँ हमारे गाड़ी स्टॉप कर दिया है, हमारे कड़ी जाने का था, हमको यहाँ रुका दिया है। अब सूचना मिलेगी कि अब तुम जाओ तब हम जाएंगे। वहीं पाटीदार आंदोलन को लेकर अब पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन का दावा है कि बंद की वजह से कुछ खास असर नहीं पड़ा, हालात अब पूरी तरह से काबू में हैं। जिला में यातायात सामान्य है, स्कूल कॉलेज सब खुले हैं, एग्जाम चालू हैं, कायदा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए चापती नज़र पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की है और उसके लिए पूरी तैयारी है। आंदोलन के मसले पर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदर्शनकारियों से बात करने की नसीहत दी है और एक बार फिर से उठे पटेल आरक्षण आंदोलन के धुएं को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री दौर की नाकामियों का नतीजा बताया है। पुलिस ने पहली बार पथराव किया, ये हमने पहली बार देखा, और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। ये पूरा मोदी मॉडल का फेलियर है। किसान के पास ना रोटी है और ना रोजगार, और किसान सड़कों पर है। तो क्या ये मोदी मॉडल की असली सच्चाई है? गुजरात के मेहसाणा में रविवार को पाटीदारों ने प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आरक्षण की मांग और हार्दिक पटेल की रिहाई को लेकर रैली का आयोजन किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई और धीरे धीरे आंदोलन ने हिंसा की शक्ल अख्तियार कर ली। इस हिंसा का असर सूरत में दिखाई दिया। हिंसा में कई लोग घायल भी हुए। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की, जिसे सोमवार सुबह हटा लिया गया। लेकिन हिंसा प्रभावित तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को शाम तक बंद रखा गया और अभी भी इस पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने में सहयोग मांगा है। इस बीच कश्मीर में आज कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। कश्मीर घाटी में करीब एक हफ्ते से जारी तनाव के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सोमवार को हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 3 घंटे के लिए ढील दी गई। इस दौरान लोग घरों से निकले और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी की। कश्मीर के बाकी इलाकों में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पिछले कई महीनों से बंद मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी लोगों से हालात बेहतर बनाने में मदद की अपील की है और दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। जहां नाइंसाफी होगी वहां कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी। पर हम नौजवानों से ये गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से, उनके घर वालों से गुजारिश है कि हमें जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में मदद करें। राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि कुछ लोग कश्मीर में हालात बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के हालात बन रहे हैं। They succeeded. The anti-national elements, anti-people elements, they succeeded in creating a rumor, and ultimately the people, we can pray to that rumor, and ultimately led to this unfortunate situation. पीड़ित लड़की ने रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ सैनिक ने नहीं बल्कि स्थानीय लड़कों ने की थी। पिछले मंगलवार को सेना के जवान के एक लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह के बाद हंदवाड़ा में लोगों ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान सेना की फायरिंग में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में अलगाववादियों ने कई दिन तक कश्मीर बंद रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने मॉस्को में रूस और चीन के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से लड़ने के लिए कारगर नीति बनाने पर जोर दिया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले पर भी रूस और चीन से सहयोग बढ़ाने की बात कही है। विदेश मंत्री ने आर्थिक क्षेत्र में जारी वैश्विक मंदी से निपटने में भारत, रूस और चीन को संयुक्त रणनीति बनाने की अपील की। मॉस्को में सोमवार को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मसले पर बिना भेदभाव के इससे निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद के मसले पर दोहरे मानदंड से बचने की सलाह दी। कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रभावी वैश्विक रणनीति तैयार किए जाने पर बल दिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एक अहम भूमिका है। इस संदर्भ में मैं अपने दोनों मित्रों विदेश मंत्री लावरोव और विदेश मंत्री वांग यी के साथ आगे कार्य करने की अपेक्षा रखती हूँ। इस मौके पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले को भी उठाया। विदेश मंत्री ने रूस और चीन से सुरक्षा परिषद के विस्तार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर मैंने पुनः रूस तथा चीन से आग्रह किया कि वे ये सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं कि संयुक्त राष्ट्र में आईजीएन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता काफी दिनों से लंबित है और इस विसंगति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। एक दशक से ज्यादा समय से भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक होती है। इसमें तीनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश होती है। साथ ही द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी मदद मिलती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और वहीं पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सुषमा ने मसूद अजहर पर चीन के वीटो का मसला भी उठाया। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने मॉस्को पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और चीन आतंकवाद के शिकार हैं और इसके खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच इस मामले में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति बनी। If we continue to adopt double standards in dealing with terrorism, it will have serious consequences, not just for our own countries, but the international community as a whole. इस महीने के शुरू में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उस प्रस्ताव को चीन ने वीटो किया था, जिसमें मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की बात की थी। बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने इसके अलावा कई आपसी मुद्दों पर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया में रैली की। दोनों रैलियों में उन्होंने केंद्र और राज्य की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर
एक भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। तीसरे दौर के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्योगों को लेकर केंद्र और राज्य की टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस की मदद से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, लेकिन सत्ता में आते ही ममता बनर्जी वादा भूल गयी और युवा आज भी बेरोजगार हैं। ममता जी का वायदा था कि बंगाल का युवा बंगाल में रोजगार पाएगा। ममता जी ने वायदा किया था कि बंगाल में फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ मुर्शिदाबाद में फैक्ट्री लगेगी, मगर एक फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रैलियों में काले धन से लेकर किसानों के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों की हालत सबसे दयनीय है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि किसान को सही एमएसपी देंगे, बढ़ाकर किसान को एमएसपी देंगे, और वही मुश्किल यहाँ बंगाल में है। मुझे आप बताओ, ममता जी ने और मोदी जी ने बंगाल के किसान के लिए क्या किया? एक एक्शन मुझे बता दो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बीड़ी मजदूरों को भी वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका खारिज करते हुए विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने IDBI से लिए 950 करोड़ रुपए के लोन की रकम से विदेश में संपत्ति नहीं खरीदी। वहीं ईडी ने माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि किंगफिशर कंपनी के अधिकारियों की तरफ से भी जांच में कोई खास मदद नहीं मिल रही। निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने कोर्ट को बंद लिफाफे में माल्या के विदेशी खातों से जुड़ी जानकारी भी सौंपी। माल्या ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए 2 मार्च को देश छोड़ दिया था। ईडी की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने माल्या का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन डिफॉल्टर माल्या अभी लंदन में है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से सफाई मांगी। कोर्ट ने जानना चाहा कि 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर केंद्र सरकार इतनी चिंतित क्यों है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर की स्वतंत्रता में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि मामला संवैधानिक शक्तियों की सुरक्षा के लिहाज से एक नजीर साबित होगा, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सदन में शक्ति परीक्षण को एकमात्र सही विकल्प बताया। वहीं केंद्र ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसमें संवैधानिक मशीनरी के नाकाम होने का जिक्र किया गया। राजस्थान के 19 जिलों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया गया है। राज्य के 44,000 से अधिक गांवों में करीब 17,000 में भारी जल संकट है। भीलवाड़ा में रेल के जरिए पानी भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए जारी किए हैं। राज्य के 7 लाख हैंडपंप को ठीक करने के लिए 421 टीमों को लगाया गया है। राज्य के 9 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। मराठवाड़ा का जालना जिला इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। 5 साल से लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जिले के सभी 669 गांव सूखे की मार झेल रहे हैं। जालना महाराष्ट्र के जलापूर्ति मंत्री बबन राव लोडीकर का जिला है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग यहां खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। इस साल ही अब तक 36 किसान यहां आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में हाथों और सिर पर पानी का बर्तन लिए ये औरतें सरकारी नलों तक जाने में जितना पसीना बहा देती हैं, उन नलों से उतना पानी निकालने के लिए उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़ रही है। जालना जिले के आनंदवाड़ी गांव के करीब 400 परिवारों की यही कहानी है। सूखे के चलते जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आसपास के तालाब सूख गए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे किसान अब पानी भी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। कर्ज है ना शेती का, क्रॉप लोन हो वगैरह, ये 2 साल से ऐसे दुष्काल होने के वास्ते कुछ शेतकरी के पास तो कोई भी नहीं। अभी शेतकरी को कोई चलने के वास्ते अब होना है तो क्रॉप लोन, वो खेती का वो जो कर्ज लिए वाला है ना, वो माफ करना चाहिए उन्होंने। जालना जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर
परतूर तहसील के सभी गांव सबसे अधिक सूखे की चपेट में हैं। यहां के 90 गांव में टैंकरों से जो पानी पहुंच भी रहा है वो जरूरतों के हिसाब से नाकाफी है। इस नाते तमाम लोग जिंदा रहने को प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जमीनी स्तर पर बोले तो ये लगातार 3 साल से परतूर तहसील में अकाल की परिस्थिति है। किसान जो है उनकी माली हालत जो है जो चाहिए वैसी उभारने की जो आवश्यकता थी वो उभार तो नहीं रही। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अकाल राहत से निपटने के लिए उनकी ओर से सभी संभव उपाय किए गए हैं। अभी गाँवों में जो है ये पानी देने के लिए हम टैंकर से जो है पानी दे रहे हैं। हमने एक प्लान बनाया जो लगभग जो है 50 करोड़ का है, तो उसमें पूरे गांव जो है लगभग 480 गांव में टैंकर से पानी दे रहे हैं। लातूर से करीब 200 किलोमीटर दूर जालना की तस्वीर भी किसी तरह से कम भयावह नहीं है। ऐसे में अगर तुरंत राहत के कदम नहीं उठाए जाते तो लोगों के पलायन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि महाराष्ट्र के जलापूर्ति मंत्री मराठवाड़ा के जालना इलाके से ही आते हैं, लेकिन यह पूरा इलाका भारी जल संकट से जूझ रहा है। सूखे से किसानों की कमर टूट गई है और अब तक जालना के 36 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ की दशाएं बेहद खराब है। कैमरा नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जालना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।